वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंसोलिडेशन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कम्प्लिकेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 20 कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अ बारगेन परचेज इज अ बिजनेस कम्बिनेशन इन विच द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लीड्स टू अ नेगेटिव फिगर। ये बिल्कुल ठीक है। व्हेन दिस हैपन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिव्यूड। तो बेसिकली जो IFRS 3 की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें आइडेंटिफाइबल एसेट्स और जो लाइबिलिटीज़ हमने एक्वायर और रिज्यूम की होती हैं उन्हें भी जो है रिव्यू करना होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी और कंसिडरेशन ट्रांसफर को, क्योंकि इन सारी फिगर्स की बैलेंसिंग फिगर के तौर पर गुडविल कैलकुलेट हो रही होती है। तो इन सारी फिगर्स को ही देखना पड़ता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, यानी 1, 2 एंड 3 इन तीनों आइटम्स को हमने रिव्यू करना है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। हाउ शुड द अनरियलाइज प्रॉफिट बी पोस्टेड। अब अनरियलाइज प्रॉफिट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इन्वेंट्रीज को भी कम कर देते हैं और रिटेन अर्निंग को भी कम करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन जब प्रॉफिट और लॉस की बात आती है तो इन्वेंट्रीज का जो सेकंड इम्पैक्ट होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में होता है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ा देते हैं, यानी प्रॉफिट कम करना या एक्सपेंस बढ़ाना एक ही बात है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो डेबिट हो रही होती है और इन्वेंट्रीज क्रेडिट हो रही होती हैं। बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। तो पहली है सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस बिटवीन द पेरेंट एंड सब्सिडरी, ये तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है। ट्रांसफर ऑफ नॉन करंट एसेट बिटवीन द पेरेंट एंड सब्सिडरी, ये भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय सब्सिडरी, सब्सिडरी का मुकम्मल ना सही एक सब्सटेंशियल पार्ट जो होता है वो डिविडेंड का पेरेंट को पे हो रहा होता है, तो ये भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय पेरेंट, पेरेंट जो डिविडेंड पे कर रही होती है वो अपने ऑनर्स को पे कर रही होती है, वो सब्सिडरी को नहीं दे रही होती। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय पेरेंट जो है वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन नहीं है और इसको कैंसिल भी नहीं किया जाता कंसोलिडेशन करते हुए। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट व्हेन गुडविल इज बीइंग मेजर्ड एट एक्विजिशन। तो हम जब इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, यानी कंसिडरेशन एक्वायर्ड, कंसिडरेशन पेड फॉर एक्विजिशन की बात करते हैं, तो उसमें एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट जिन्हें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कहा जाता है, तो उन्हें पेरेंट एंटिटी ने इनकर किया होता है और वो उस एक्सपेंस के तौर पे चार्ज करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड करना तो ठीक नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट करना भी ठीक नहीं है। हाँ, एक्सपेंस बनाना चाहिए पेरेंट एंटिटी का, सब्सिडरी का नहीं, क्योंकि कॉस्ट पेरेंट एंटिटी की होती हैं। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 5 देखते हैं। हारिस लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ फारिस लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2014 और पेइंग ₹300 फॉर ईच शेयर एक्वायर्ड। This represented a premium of 20% over the market price of Faris Limited share at that date, यानी मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो 120/100 कर लें या 120% से डिवाइड कर दें। फारिस लिमिटेड इक्विटी जो है वो हमें गिवन है, जिसमें इक्विटी शेयर, रिटर्न अर्निंग्स और प्रॉफिट की वैल्यू है। उसके बाद रिटर्निंग क्योंकि ओपनिंग टाइम की दी हुई है। द ओनली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू फारिस लिमिटेड नेट एसेट ऑन कंसोलिडेशन वाज 20 million इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इट्स लैंड। पॉलिसी है टू वैल्यू द NCI एट फेयर वैल्यू। फॉर दिस पर्पज मार्केट प्राइस ऑफ फारिस लिमिटेड शेयर कैन बी डीम्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेयर वैल्यू। व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ NCI इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस पोजीशन। ऐसा सारी बात जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि NCI को किस वैल्यू पर बेसिकली आप मेजर कर रहे होंगे। तो NCI की जब एक्विजिशन की बात आएगी तो बेसिकली एक तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास अगर 80% शेयर्स हैं तो इसका मतलब है कि जो 20% शेयर्स हैं वो सब्सिडरी के NCI के पास है। तो पहली बात ये इस्टेब्लिश हो गई। फिर ये कि हमने अगर 300 की प्राइस पे की है तो 20% प्रीमियम है, तो 20% अगर रिवर्स कर दें तो अमाउंट बनती है 250। इनफैक्ट 250 का 20% ऐड किया 50, तो 300 की हमने अमाउंट पे की है। तो सब्सिडरी के जो टोटल शेयर्स हैं वो 100 मिलियन है, 100 रुपीज़ का, यानी 1 मिलियन शेयर हैं। तो इस बेस पर कैलकुलेशन हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। देखें 1 मिलियन शेयर्स, 20% NCI के पास हैं और 300 का 1 डिवाइड बाई 120%, यानी प्रीमियम एक्सक्लूड करके 250 की प्राइस बनती है। तो ये 50 मिलियन की अमाउंट बन गई एट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन में प्रॉफिट गिवन है और क्योंकि एक्विजिशन जो हो रही है वो 1 जुलाई को हो रही है तो 1 जुलाई की वैल्यू तो हमने ले ली। अब मजीद जो हमने वैल्यू लेनी है वो 9 मंथ्स के प्रॉफिट का हिस्सा देना है NCI को,
और 20% उनका शेयर। तो 50 + 6 56, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 देखते हैं। IFRS standards require extensive use of fair values when recording the acquisition of a subsidiary. Which two of the following comments regarding the use of fair value on the acquisition of subsidiary are correct? पहला है द यूज ऑफ फेयर वैल्यू टू रिकॉर्ड अ सब्सिडरी एक्वायर्ड एसेट डज नॉट कंप्लाई विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इन फैक्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब आप किसी चीज़ को एक्वायर करते हैं तो एक्विजिशन की डेट पर जो उसकी फेयर वैल्यू है वही उसकी कॉस्ट होती है, कि हम जितनी की परचेज करते हैं वही कॉस्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है पहली, ये तो आंसर नहीं होगा फिर। सेकंड, यूज ऑफ फेयर वैल्यू टू रिकॉर्ड एक्विजिशन ऑफ प्लांट ऑलवेज इंक्रीजेज कंसोलिडेटेड पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन चार्ज कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज इन द सब्सिडरीज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें डिफरेंस हो सकता है, एक तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लॉस की भी हो सकती है, दूसरी बात ये कि डिफरेंट वे में डेप्रिसिएशन की जो मेथड्स हैं और एस्टिमेट्स हैं वो भी चल रहे होते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि इससे अपोजिट भी हो सकता है, तो वर्ड ऑलवेज यहाँ पे करेक्ट नहीं है। हाँ, यूजुअल होता तो फिर ठीक था, क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में नोटिस करते हैं कि फेयर वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन इट डजेंट मीन कि हमेशा ही ज़्यादा होती है। सी पार्ट है कि कैश कंसिडरेशन पेबल 1 year आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन नीड टू बी डिस्काउंटेड टू रिफ्लेक्ट इट्स फेयर वैल्यू। यस, द प्रेजेंट वैल्यू वुड बी द फेयर वैल्यू इन दैट केस, तो ये करेक्ट है। When acquiring a subsidiary, the fair value of liabilities and contingent liability must also be considered. Yes, and even probable जो आउटफ्लो ऑफ एक कैश फ्लोज है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, क्योंकि वो I-37 की रिक्वायरमेंट है और वो यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर रहे होते। सो डी पार्ट इज आल्सो करेक्ट। क्वेश्चन 7 देखते हैं। Varisha Limited has an 80% subsidiary Irfan Limited. In the last month of the year, Varisha Limited sold inventory to Irfan Limited for rupees 21.6 million, making a markup of 20% on cost. The goods are still held by Irfan Limited at the year end. If Varisha Limited has an inventory balance of 162 million और Irfan Limited का 108 million, what will be the inventory figure in the consolidated statement of financial position? तो बेसिकली दोनों की इन्वेंट्री को ऐड करेंगे, लेकिन उसमें से हमें अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो लेस कर देना होगा। तो 266.4 की वैल्यू बनती है, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। Allian Limited is a subsidiary of Shaikh Limited. At the year end, Allian Limited has a current account debit balance of 75 million receivable, but Shaikh Limited has a current account credit balance of only 60 million. Payable का 60 million है, which means कि 15 million का कुछ in transit item हो सकता है। So which of the following two reasons might explain the difference? Shaikh Limited had posted a check of rupees 15 million to Allian Limited on the last day of the year. Yes, it can be check in transit, cash in transit, तो ये reason हो सकती है। Allian Limited had dispatched rupees 15 million of inventory to Shaikh Limited on the last day of the year. तो इन्वेंट्री भेजने से भी रिसीवेबल जो है वो बढ़ जाता है और पेबल जो है उसमें नहीं बढ़ा होता अभी तक, तो ये भी रीज़न हो सकती है, गुड्स इन ट्रांजिट। तो बोथ मे बी द रीज़न, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 9 है कि अ होल्डिंग कंपनी सोल्ड गुड्स टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी फॉर रुपीज 18 million रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट प्लस 20%। एट द ईयर एंड 2/3 ऑफ द गुड्स वर स्टिल इन स्टॉक। अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री कितना होगा? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 18 की फिगर लें, फिर इसका 2/3 लें, और कॉस्ट प्लस 20 है तो 20/120, दैट वुड बी रुपीज 2 million। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 10 देखते हैं। ABC Limited buys goods from its 75% owned subsidiary XYZ Limited. XYZ Limited earns a markup of 25% on such transactions. At the group year end 30th June, ABC Limited had not yet taken delivery of goods at a sales value of 10 million, which were dispatched by XYZ on 29. Goods in transit. What would be the impact on inventory in the consolidated statement of financial position at 30th June 2011? एक तो जाहिर बात है कि जो 10 मिलियन है इसकी गुड्स इन ट्रांजिट को हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फिर इस पे जो अमाउंट है उस पर 25% मार्कअप में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो अनरियलाइज्ड है, उसको लेस कर देंगे। सो 10 से गुड्स बढ़ेंगी, लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट जो है उससे कम हो जाएंगी, तो नेट इफेक्ट जो होगा वो 8 का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11 है कि थल लिमिटेड ओन्स 80% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ इट्स सब्सिडरी चोलिस्तान लिमिटेड।
At the group year end 28 Feb 2011, Thal Limited payable include rupees 3.6 million in respect of inventories sold by Cholistan Limited. Cholistan Limited receivable includes 6.7 million respect of inventory sold to Thal Limited. 2 days before the year end, Thal Limited sent a payment of rupees 3.1 million to Cholistan Limited that was not recorded by the latter until 2 days after the year end. So basically cash in transit है. What is the entry that should be made to remove the intra-group transaction from the group accounts apart from cancelling and intra-group balances? यानी ये तो कैंसिल करती है. इसके अलावा क्या करना होगा? इसके अलावा ये करना होगा कि कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्ड करना होगा, और कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्ड करने के लिए आपको अमाउंट कैश में ऐड करनी पड़ेगी. तो आपने ये जो है ना 80% वगैरह नहीं लेना, 3.1 मिलियन पूरी अमाउंट लेनी है और वो कैश में ऐड करनी है. सो पेबल इन्वेंट्रीज में इम्पैक्ट नहीं है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 12 देखते हैं. P Limited transferred an item of plant to S Limited on 1st January 2013 for rupees 30 million. The plant had originally cost P Limited rupees 30 million at 1st January 2011. तो 2 साल पहले 30 का लिया था, डेप्रिशिएट किया और फिर अब 30 का बेचा, तो ऑब्वियसली देर इज सम गेन इन्वॉल्व. तो यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर्स की थी जो अनचेंज है. अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं. एक तो ये होता है कि हम गेन में से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं. जैसे गेन हमने कैलकुलेट किया कि 30 का सेल किया और 30 में से 2 ईयर की डेप्रिसिएशन लेस करके उसकी बुक वैल्यू आ जाती है, दैट वुड बी 24. तो 6 का गेन आया, 6 के गेन पर रिमेनिंग 8 ईयर्स की डेप्रिसिएशन 0.75, तो 5.25 बनता है. तो हमारा आंसर तो ए होगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसका दूसरा मेथड भी है जिसको हम कहते हैं कि नेट बुक वैल्यू विद ट्रांसफ़र एंड विदाउट ट्रांसफ़र. तो अगर ये ट्रांसफ़र ना हुआ होता तो मज़ीद विद ट्रांसफ़र में 30 पे ट्रांसफ़र किया है, 8 ईयर्स की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, तो अब वो शो हो रहा होगा 26.25. का ट्रांसफ़र ना होता तो 30 की बेस पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती, तो 24 से वो 21 का हो चुका होता. तो 5.25 का तब भी डिफरेंस सेम आएगा. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्वेश्चन 13 देखते हैं. Python Limited acquired 75% of share capital of Snake Limited on 1st January 2011. On this date, the net assets of Snake Limited were 80 million. The NCI was calculated using fair value, यानी full goodwill method है, which was calculated as 40 million at the date of acquisition. और at 1st January net assets 120 million के हो गए, गुडविल जो है वो 10 से इम्पेयर हो गई है. तो NCI कैसे शो करेंगे? एक बात तो ये कि आपका जो पहले फेयर वैल्यू है 40 मिलियन की, ये लेंगे. फिर पोस्ट एक्विजिशन जो है ये भी 40 है, इसमें NCI 25% होगा क्योंकि हमारा शेयर 75 है पेरेंट का. तीसरा इम्पैक्ट इम्पेयरमेंट का होगा क्योंकि फुल गुडविल है, तो इसका भी 25% NCI को चार्ज होगा. सो NCI एट एक्विजिशन 40 मिलियन ये गिवन है. 120 और 80 का डिफरेंस पोस्ट एक्विजिशन, उसका 25% NCI को मिलेगा. और इम्पेयरमेंट का शेयर जब लेस करेंगे, 10 मिलियन की इम्पेयरमेंट हुई है, फुल गुडविल है इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि NCI फेयर वैल्यू पे मैयर हो रहा है. तो आंसर बनता है 47.5 मिलियन. ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 14 देखते हैं. King Limited acquired 60% of Queen Limited rupees 100 million share capital on 1st January 2013 when Queen Limited also had retained earnings of 120 million. तो ये 220 मिलियन के नेट एसेट्स हो गए. किंग लिमिटेड पेड रुपीज 50 मिलियन कैश के एंड आल्सो एग्री टू पे फर्दर 90 मिलियन ऑन 1st January 2015 यानी 2 years later. और and also gave the owners of Queen Limited 1 King Limited share for every 2 shares of Queen Limited purchased. तो शेयर एक्सचेंज भी है, डेफर्ड कंसिडरेशन भी है, कैश भी है. तो लॉट ऑफ स्टफ दैट रिलेट्स टू इन्वेस्टमेंट. फिर फेयर वैल्यू ऑफ किंग लिमिटेड शेयर वर रुपीज़ 40 ऑन 1st January 2013 एंड रुपीज़ 60 ऑन 31 दिसंबर. तो ये हमें तो एक्विजिशन डेट पर हमने शेयर दिए हैं तो वही वैल्यू यूज़ करेंगे 40 की, 60 की यूज़ नहीं करेंगे. और एट 31 दिसंबर 2013 किंग लिमिटेड हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 210 मिलियन, क्वीन लिमिटेड की रिटेन अर्निंग 110 हो गई है. तो ये तो जो है पोस्ट एक्विजिशन में लॉस नज़र आ रहा है. किंग लिमिटेड हैज़ अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%. तो वो डेफर्ड कंसिडरेशन जो हमने लेनी है 90 मिलियन की,
इसके लिए 10% यूज़ करेंगे। मेजर द एनसीआई एट फेयर वैल्यू, फुल गुडविल मेथड है और वो गिवन है 25 मिलियन। पार वैल्यू पर शेयर ₹10 है। तो बेस्ड ऑन दिस, पहली बात तो ये कि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी होगी। तो कैश हमने दिया है 50 मिलियन का, 90 मिलियन की 10% के हिसाब से 2 ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 74.38, और हमने हर 2 के बदले एक शेयर दिया है तो हमने 60% एक्वायर की। तो सब्सिडी के टोटल शेयर्स हैं 10 मिलियन, क्योंकि ₹100 मिलियन डिवाइड बाई ₹10, 60% हमने एक्वायर किया, हर 2 के बदले एक शेयर दिया और 40 की वैल्यू है, दैट वुड बी 120। तो हमारी इन्वेस्टमेंट 244.38 बन गई। एनसीआई की फेयर वैल्यू गिवन है और नेट एसेट एट एक्विजिशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है 220 मिलियन। तो हमारे पास गुडविल आएगी 49.38 मिलियन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 15 में सेम डाटा है जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर था, तो हम उसी को बेसिकली जहन में रखेंगे। और अब जो पूछी हुई है बात वो है ग्रुप रिटेन अर्निंग। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में हमें पेरेंट के रिजर्व चाहिए जो कि गिवन है 210, और हमें जो डेफर्ड कंसिडरेशन हमने रिकॉर्ड की थी वो बनती है 74.38 लास्ट क्वेश्चन में। इसका 10% रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर सब्सिडरी का जो लॉस है इसका 60% शेयर। सो पेरेंट के रिजर्व 210, इंटरेस्ट जो हमने रिकॉर्ड किया पहले तो डेफर्ड कंसिडरेशन, उस पर इंटरेस्ट, और जो पोस्ट एक्विजिशन में क्योंकि रिटर्निंग 120 से 110 हो गई हैं तो उसका 60% 10 का लॉस हुआ, उसका 60% 6 बनता है। तो 196.56 हमारी ग्रुप रिटेन अर्निंग्स होंगी। दैट वुड बी आंसर सी। क्वेश्चन 16 देखते हैं। On 1st June 2011, Arslan Limited acquired 80% of the equity share capital of Habib Limited. At the date of acquisition, the fair value of Habib Limited net assets were equal to their carrying amounts with the exception of its property. Okay. This had a fair value of rupees 1.2 million below its carrying amount. The property had a remaining useful life of 8 years. What effect will any adjustment required in respect of property have on a group retained earnings? तो ग्रुप रिटेन अर्निंग्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो पर्सपेक्टिव ये है कि वैसे तो जो इम्पैक्ट है वो जाता है ये क्योंकि सब्सिडरी का एसेट है, तो सब्सिडरी के एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट पड़ता है वो पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट को चेंज करता है, और पोस्ट एक्विजिशन का जो प्रॉफिट है वो ग्रुप की रिटेन अर्निंग को चेंज करता है। तो हम डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन देखें 1.2 मिलियन का एसेट, 8 ईयर्स की लाइफ, 4 मंथ का टाइम, क्योंकि 1 जून से सितंबर का टाइम 4 मंथ बनता है। सो 50,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। अब ये डायरेक्टली रिटेन अर्निंग को इफेक्ट नहीं करेगी। 50,000 की अमाउंट जो है वो चार्ज हुई वर्किंग 2 के अंदर, और उससे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 50,000 से कम हो। जब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कम होंगे तो उसका जो है एनसीआई परसेंटेज इफेक्ट एनसीआई पे पड़ेगा, और बाकी जो इम्पैक्ट है 80% वो ग्रुप पे पड़ेगा। तो 50,000 का जो 80% है दैट इज 40,000। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं। On 1st April 2017, Riyasat Limited acquired 116 million of Farasat Limited 145 million ordinary shares for an immediate cash payment of 210 million and issued at par 110% ₹100 loan note for every 200 shares acquired. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें रिक्वायरमेंट सेम डाटा काफ़ी क्वेश्चन में कंटिन्यू कर रहा है, तो हम रेलिवेंट रिक्वायरमेंट को हर किसी के साथ देखते जाते हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट है व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर बाय रियासत लिमिटेड टू एक्वायर द इन्वेस्टमेंट इन फरासत लिमिटेड। तो हम देख रहे हैं सिंपली कैश जो है
वो भी गिवन है। और जो शेयर्स हैं वो ये बताए हुए हैं कि हर 200 शेयर के बदले ₹100 का एक लोन नोट दिया। अच्छा, तो हमने जो शेयर्स एक्वायर किए हैं वो कितने किए हैं? 116 मिलियन। और हर 200 के बदले ₹100 दिए हैं, मतलब कि इसका हाफ बन जाएगा 58 मिलियन। तो 58 और 210 जो है 268 मिलियन हमारा आंसर होगा। 210 का कैश और 58 का लोन नोट्स, 268 मिलियन वुड बी आवर आंसर। क्वेश्चन 18 सेम डाटा है, लेकिन अब पूछा हुआ क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू ग्रुप रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो हमें डाटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। तो एक तो ये बताया हुआ है कि एक प्रॉपर्टी थी, ये पैराग्राफ 2 हम देख रहे हैं। जो रिसेंटली बिल्ड प्रॉपर्टी दैट वाज कैरीड एट डेप्रिशिएटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 62 मिलियन, फेयर वैल्यू इसकी 82 मिलियन और एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ 20 ईयर। तो एक तो इसका इम्पैक्ट आ जाएगा 20 का जो आपका गेन है, और उसके बाद उस पर 20 ईयर्स के हिसाब से लें तो हम अगर इसमें देख रहे हैं तो डेट है 31 मार्च 2019, तो एक्विजिशन को 2 ईयर्स हो चुके हैं। तो एक साल की डेप्रिसिएशन 1 मिलियन, 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन 2 मिलियन। एक तो ये प्रॉपर्टी आ गया, फिर ये भी रेलिवेंट है कि फ्रासत लिमिटेड आल्सो हैड एन इंटरनली डेवलप्ड ब्रांड विच वाज वैल्यूड एट द एक्विजिशन डेट एट 25 मिलियन और इसकी 10 ईयर्स लाइफ थी। तो इस पर जो अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन बनेगी बेसिकली 25/10 2.5 एक साल की और 2 सालों की 5। तो सिंपली पोस्ट एक्विजिशन पे जो फर्क पड़ेगा, प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन 2, ब्रांड की अमोर्टाइजेशन 5, टोटल पोस्ट एक्विजिशन पे इफेक्ट 7। लेकिन ये डायरेक्ट इफेक्ट रिटेन अर्निंग पे नहीं है। रिटेन अर्निंग में जब जाएगा तो 20% फिर एनसीआई में जाना है पोस्ट एक्विजिशन का, और 80% जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इम्पैक्ट 5.6 मिलियन का जाएगा ग्रुप की रिटेन अर्निंग पे। बाकी जो इम्पैक्ट होगा 1.4 का वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे जाएगा। क्वेश्चन 19 है, सेम डाटा है, और अब ये पूछा हुआ है कि अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग क्या हो। तो उसके लिए ये पैराग्राफ रेलिवेंट है। इन्वेंट्री ऑफ रासत लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स सप्लाइड बाय रियासत लिमिटेड फॉर अ सेल प्राइस ऑफ 56 मिलियन और मार्कअप उसमें 40% का। सिंपली 56 मिलियन इंटू 40/140, क्योंकि मार्कअप है मार्जिन होता तो डायरेक्ट 40% ले लेते। 40/140 दैट वुड बी ₹16 मिलियन। और आप अदरवाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 16 निकाल दें 40, वर्क बैक भी हो जाता है। तो 16 मिलियन इज द आंसर। क्वेश्चन 20 है कि समरीन लिमिटेड हैज अ 75% owned subsidiary in Narmeen Limited. During the year, Samreen Limited sold inventory to Narmeen Limited for an invoice price of ₹800,000. Narmeen Limited have since sold 75% of the inventory to third party, यानी 25% inventory अभी भी पड़ी हुई है, और sale was at a markup of 25%. Narmeen Limited is the only subsidiary of Samreen Limited. What is the adjustment to inventory that would be included in the consolidated statement of financial position from this sale? So simply 800,000 की जो सेल हुई है, सारी अमाउंट पर नहीं लेंगे क्योंकि 75% सेल हो चुकी है, तो रिमेनिंग 25% लेंगे, उस पर 25% मार्कअप, तो 40,000 की अमाउंट बनती है जो एडजस्टमेंट करनी चाहिए हमें। और इन्वेंट्री के अंदर भी एडजस्टमेंट होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी होगी, और उसके अलावा स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इसके अलावा जो सेलर है, जो कि यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि समरीन लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है वो है, तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।